नमस्कार। मैं प्राध्यापक विजय देवकर, दूर व मुक्त अध्ययन संस्था मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई द्वारा संचालित द्वितीय वर्ष के कला पाठ्यक्रम में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस प्रथम व्याख्यानमाला में आपके सामने जिस विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ वह इस प्रकार है: अनुवाद एवं अनुवाद के भेद। पाठ्यक्रम में यह मुद्दा जो है अनुवाद एवं अनुवाद के भेद, इस प्रक्रिया को जानने से पूर्व हम अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का अर्थ एवं अनुवाद का स्वरूप संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं। मूलतः अनुवाद के संदर्भ में संस्कृत विद्वान, पाश्चात्य विद्वान, चाहे हिंदी विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, किंतु अनुवाद के संदर्भ में सबसे प्रथम अनुवाद का नाम लेते ही जिनका नाम हमारे सामने आता है वे है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। वे कहते हैं किसी भाषा में व्याप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में, एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। तो ये हुई हिंदी की एक परिभाषा। इसके बाद संस्कृत के कुछ विद्वान हैं, एक विद्वान है पाणिनि, उन्होंने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अनुवाद की परिभाषा इस तरह से दी है: अनुवादे चरणाम। अनुवादे चरणाम अर्थात अनुवाद प्राय कथन है। तो इस संदर्भ में संस्कृत विद्वान हो, चाहे हिंदी विद्वान हो या पाश्चात्य विद्वान जैसे नायडा हो, सैमुअल्स हो, जॉनसन हो, एच स्मिथ हो, इन विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण मुद्दा है अनुवाद के भेद। पाठ्यक्रम की दृष्टि से नहीं बल्कि हम ज्ञानार्जन की भूमिका यदि हमारी है तो इस दृष्टि से हम अनुवाद के जो भेद है वे इस प्रकार है। गद्य पद्य के आधार पर अनुवाद के भेद है। इस आधार पर इसके तीन भेद रहे हैं: एक गद्य अनुवाद, दूसरा पद्य अनुवाद, तीसरा है मुक्त छंद अनुवाद। इसके अतिरिक्त है विषय के आधार पर भी अनुवाद के भेद है, जैसे पत्रकारिता अनुवाद है, कार्यालयीन अनुवाद है, तकनीकी अनुवाद है, काव्य अनुवाद है, छाया अनुवाद है, नाट्य अनुवाद है। इस तरह से अलग अलग कई भेद रहे हैं, किंतु इस व्याख्यानमाला में हम महत्वपूर्ण जो अनुवाद के भेद है वे है साहित्यिक अनुवाद के भेद, और इन साहित्यिक विधा के आधार पर जो अनुवाद के प्रमुख तीन भेद है, इन भेदों को हम विस्तार से इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के साथ साथ हम विशिष्ट उदाहरणों द्वारा मैं इसकी पुष्टि करना चाहूँगा। और इन साहित्यिक विधा के आधार पर जो तीन भेद है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है शब्दानुवाद। शब्दानुवाद के इन शब्द से ही पता चलता है कि यह जो अनुवाद है ये शाब्दिक अनुवाद में प्रत्येक शब्द, पद या उपवाक्य आदि का सूक्ष्मता से यहाँ अध्ययन किया जाता है। इस अनुवाद में, शब्दानुवाद में, इसके तीन भेद रहे हैं। शब्दानुवाद के तीन भेद है। इसमें पहला है शब्द प्रति शब्द अनुवाद, अर्थात वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। इस अनुवाद में स्रोत भाषा के प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करना शब्दानुवाद है। हम उदाहरण के मार्फत इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें शब्द के स्तर पर क्रमबद्ध अनुवाद किया जाता है।
अर्थात इस प्रकार के शब्दानुवाद में स्रोत भाषा के वाक्यों में शब्दों का जो क्रम होता है प्रायः उसी क्रम में अनुवाद किया जाता है, किंतु यहाँ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो हम करते हैं वे केवल शब्द प्रतिशब्द अनुवाद है। और जब अनुवाद की बात करते हैं तो अनुवाद में शब्द प्रतिशब्द अनुवाद ये मायने नहीं रखते। इस तरह का अनुवाद हम कहेंगे कि यह हास्यास्पद अनुवाद है। उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहेंगे राम कील्ड रावणा। जब इसका हम शब्द अनुवाद करते हैं राम 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 कील्ड की जगह मारा और रावण की जगह रावण को, इस तरह ये हुआ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। दूसरा महत्वपूर्ण है शब्दक्रम मुक्त शब्द अनुवाद। अभी देखो इसमें क्या है कि इस प्रकार के अनुवाद में मूल के प्रत्येक शब्द पर ध्यान देकर अनुवाद किया जाता है, परंतु शब्दों के क्रमानुसार अनुवाद नहीं किया जाता। इसमें अनुवाद शब्दक्रम के अनुसार नहीं होता, लेकिन मूल के प्रत्येक शब्द का अनुवाद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, एक वाक्य है टू थ्रो मड, इसका अनुवाद किया है कीचड़ फेंकना, कीचड़ फेंकना। या फिर दूसरा एक वाक्य है लाइट द लैम्प, इसका अनुवाद किया है बत्ती प्रकाशित करो। मित्रों इन दो उदाहरणों में जिस अनुवाद का जो मूल प्रकृति है इस प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। मतलब जहाँ अनुवाद हिंदी में करना है तो कर्ता कर्म क्रियापद ये इसकी प्रकृति है, इस प्रकृति के साथ अनुवादों को जुड़ना होता है। किंतु शब्द प्रतिशब्द अनुवाद हो या चाहे शब्द क्रम मुक्त शब्द अनुवाद हो, इसमें प्रकृति का बिल्कुल भी ध्यान इसके ऊपर ध्यान दिया गया नहीं है। तो उपर्युक्त सभी उदाहरणों में शब्दों का ध्यान रखा गया है, परंतु लक्ष्य भाषा की प्रकृति का नहीं। तो ये अनुवाद जो किया है वह सहज लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार नहीं किया गया। हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार इसके सही अनुवाद है, जैसे मैंने कहा कि टू थ्रो मड या लाइट द लैम्प, इसका सही रूप में अनुवाद है कीचड़ उछलना या बत्ती जलाना। इस तरह से ये शब्द अनुवाद है। इसके पश्चात इसका तीसरा अनुवाद है शाब्दिक अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद में प्रत्येक शब्द पद उपवाक्य वाक्य आदि का सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाता है। इनके अर्थ तथा अभिव्यक्ति की सभी बारीकियां देखी जाती है और इसकी उपेक्षा किए बिना मूल सामग्री के लिए लक्ष्य भाषा से प्राप्त पर्याय अपनाकर अनुवाद किया जाता है। इसमें अनुवादक न मूल की कोई बात छोड़ता है और न उसमें अपना कुछ जोड़ता है। मित्रों इस शाब्दिक अनुवाद के संदर्भ में अनुवादक के कुछ नियम है। मतलब जो लक्ष्य भाषा है मूल पाठ्यक्रम में जो रचना है उसमें अनुवादक शाब्दिक अनुवाद करता है। इसमें भावानुवाद को कोई स्थान नहीं है, इसमें छायानुवाद को कोई स्थान नहीं है। यहाँ केवल शब्दों को लेकर अनुवाद किया जाता है और इसे हम कहेंगे कि ये शब्दानुवाद है। और शब्दानुवाद में जो महत्वपूर्ण बात रही है वह है भाषा की इकाई। तो भाषा की इकाई इसे हम विस्तार से भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा है। भाषा की इकाई के संदर्भ में भाषा की इकाइयों में महत्वपूर्ण जो मानते हैं शब्द है, पद है, वाक्य है, अर्थ है। इसमें शब्दानुवाद में केवल वाक्य, शब्द, पद इन संरचना के अंतर्गत शाब्दिक अनुवाद किया जाता है। संक्षिप्त रूप से हम इसे शाब्दिक अनुवाद कहते हैं। और दूसरा है महत्वपूर्ण अनुवाद भावानुवाद है। इस भावानुवाद से तात्पर्य होता है, पता चलता है हमें कि भावानुवाद से तात्पर्य उस अनुवाद से है जिसमें मुख्यतः
मूल सामग्री के भावों का अनुवाद होता है। शब्दानुवाद में अनुवाद का ध्यान प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ पर रहता है। ध्यान रखना कि अनुवादक का जो ध्यान है वह प्रत्येक शब्द और उसके अर्थ पर रहता है, किंतु भावानुवाद ठीक इससे विपरीत है, इसके विरुद्ध है, इसके अलग है। इसमें अनुवादक जो है मूल सामग्री के शब्दार्थ पर ध्यान नहीं देता, बल्कि मूल सामग्री का आशय, मूल सामग्री का विषय, मूल सामग्री का भावार्थ, इस पर अनुवादक ध्यान देता है। भावानुवाद के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि संक्षेप में जहाँ स्रोत सामग्री का शब्दानुवाद करना असंभव हो जाता है या शब्दानुवाद जटिल, बेढंग या हास्यास्पद होने की जहाँ संभावना होती है, वहाँ भावानुवाद ही करना पड़ता है। मित्रों, इससे भावानुवाद में एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिन त्रुटियों की हम बात करेंगे उससे अच्छा है कि हम भावानुवाद के गुणों की हम बात करते हैं कि अनुवादक को जो है महत्वपूर्ण है कि किसी कविता का या किसी रचना का या किसी नाट्य रचना का या चाहे किसी गीति काव्य का जहाँ अनुवाद करना कठिन हो जाता है, शाब्दिक अनुवाद करना या नाट्य अनुवाद करना, या हम कह सकते हैं कि शब्दानुवाद करते हैं, तो इससे जब हमें अनुवाद करना होता है तो भावानुवाद करते समय हम केवल उनके भाव को केंद्र में रखकर अनुवादक जो है अनुवाद करता है और वो उसमें सफल भी होता है। तो साहित्यिक विधा के आधार पर महत्वपूर्ण जो है दूसरा अनुवाद का भेद है भावानुवाद। और तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के आधार पर किया गया जो अनुवाद है, अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, वह है सारानुवाद। इसमें अनुवादक मूल की समग्र बातों को यथावत नहीं लेता, बल्कि मूल की विस्तारपूर्ण बातों को इसमें संक्षिप्त रूप में लिया जाता है। सारानुवाद का उपयोग या प्रयोग विशेषता संसद में चल रहे भाषण हो, सभागृहों में अधिवेशनों के दौरान किए गए भाषण हो, राजनेताओं के दिए गए लंबे भाषण हो, विविध साहित्यकारों के साहित्य सम्मेलनों के दिए गए भाषण हो, विविध सभाओं में दिए गए मंत्रिमंडल या मंत्रियों के दिए गए भाषण हो, समाज सेवकों, विदेशी प्रमुख अतिथियों के भाषण आदि स्थानों पर सारानुवाद का प्रयोग किया जाता है। विशेष रूप से हम इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं कि इसका सारानुवाद का प्रयोग दुभाषिया इस अनुवाद पद्धति का आश्रय लेते हैं। दुभाषिक अर्थात क्या कि मान लो कि आदरणीय पंतप्रधान साहब नरेंद्र मोदी जी मान लो को युगांडा या अन्य कहीं देश में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा जब वहाँ अवगत नहीं होती तो उस समय तो हमारे पंतप्रधान जी वहाँ भाषण करते हैं हिंदी में, और युगांडा की जो भाषा वहाँ की अलग होती है, वहाँ का व्यक्ति जो है इस सारानुवाद का अनुवाद करते हैं, अर्थात दुभाषिया इस अनुवाद पद्धति का प्रयोग करते हैं। सारानुवाद के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ जो मंत्रिमंडल हो या विदेशी या दौरे होते हैं, इस समय इस सारानुवाद का प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। संक्षिप्त रूप से हम कहेंगे कि साहित्य के आधार पर ये महत्वपूर्ण 3 अनुवाद के भेद है, और सारानुवाद तीसरा अंतिम और महत्वपूर्ण भेद रहा है। सारानुवाद के भी 3 भेद रहे हैं, संक्षिप्त सारानुवाद, संक्षिप्तम सारानुवाद और अति संक्षिप्त सारानुवाद। इस तरह से मित्रों आज इस प्रथम व्याख्यानमाला में हमने अनुवाद की परिभाषा को लेकर अनुवाद के स्वरूप और महत्वपूर्ण अनुवाद के भेदों को हमने विस्तार से यहाँ देखा। धन्यवाद।